लतिका एक अकेली पर आत्मसम्मान से भरी महिला थी, जिनकी जिंदगी अब बेटे, बहू और बेटी के इर्द गिर्द घूमती थी। बेटे की शादी को 2 साल हो चुके थे। वो नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता और बहू घर में लतिका के साथ रहकर सब कुछ संभालती। बहू शांत, समर्पित और संयमी स्वभाव की थी, जिसने कभी शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि लतिका के तीखे स्वभाव को भी सह लिया। लतिका भी उसे पसंद करने लगी थी, पर माँ बेटे के रिश्ते जैसा कुछ कभी महसूस नहीं किया। बेटी रूपाली की शादी को साल भर हुआ था और वो अपने पति विनय के साथ एक सामान्य जीवन जी रही थी। लेकिन एक दिन अचानक उसका फोन आया। आवाज में घबराहट थी। कहने लगी कि विनय की नौकरी चली गई है, खर्चा नहीं चल पा रहा। लतिका ने बिना कुछ सोचे बेटी और दामाद को अपने घर बुला लिया। जब रूपाली घर आई तो थकी हारी बुझी बुझी दिखी। माँ ने उसे गले लगाया और कहा कि जब तक विनय को काम नहीं मिलता वो यहीं रहें। कुछ दिन बाद विनय भी आ गया। लतिका ने उसे भी बहुत स्नेह से अपनाया, पर तभी से माहौल में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। बहू, जो अब तक घर की दूरी थी, उसे लगने लगा कि रूपाली उसकी जगह लेने आई है। और जब लतिका ने बहू से कहा कि अगर उसे दिक्कत है तो वो मायके चली जाए, तो बहू चुपचाप चली गई। न रोई न कुछ कहा, बस जाते जाते एक नजर डाली जिसमें बहुत कुछ था, कृपा, कटाक्ष और आह भी। बहू के जाने के बाद घर में एक सन्नाटा तो था, लेकिन रूपाली और विनय की मौजूदगी ने उसे भरने की कोशिश की। विनय धीरे धीरे लतिका के करीब आने लगा। वो हर बात में मदद करने लगा। रसोई में आता, फूलों को पानी देता, खिड़की की झाड़ पोंछ करता। लतिका ने इसे शिष्टता समझा, लेकिन एक दिन जब वो पूजा के लिए साड़ी पहन रही थी और ब्लाउज का हुक बंद नहीं हो रहा था, तभी विनय चुपके से आया और बोला, सासू माँ, मदद कर दूं? लतिका एक पल के लिए चौंकी, लेकिन कुछ सोचकर सिर झुका दिया। विनय के हाथ जब उसकी पीठ पर पड़े तो एक कंपकपी दौड़ गई। बरसों बाद किसी ने उसे छुआ था। न कोई कामवाली, न बहू, न बेटी, न पति, बस एक पुरुष का गर्म, स्थिर स्पर्श, जिसने उसके भीतर सोई औरत को चौंका दिया। विनय ने धीरे से कहा, आपने खुद को बहुत संभाल रखा है सासू माँ। आप में एक खास बात है। लतिका ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन उस रात वो पहली बार खुद को स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। धीरे धीरे विनय का ये व्यवहार बढ़ता गया। एक शाम उसने लतिका से कहा, रूपाली अब मेरे साथ एक बिस्तर पर नहीं सोती। थोड़ा छू भी दूं तो नाराज हो जाती है। क्या मैं कुछ दिन आपके कमरे में सो सकता हूं? लतिका ने पहले अस्वीकार किया, लेकिन जब विनय ने थके हुए स्वर में कहा कि उसे नींद नहीं आती, तो उन्होंने कमरे में सोने की इजाजत दे दी। पहली रात वो साड़ी में ही सो गई, असहज थी, और विनय सोफे पर लेट गया। लेकिन अगली रात उसने कहा, आप रोज की तरह गाउन पहन लीजिए ना। आपको ऐसा करते देख चुका हूं गांव में, जब पहली बार मिला था। तब आपने हल्के पीले गाउन में दरवाजा खोला था, मैं भूल नहीं पाया। लतिका की सांसें कुछ देर अटकी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद ये महज एक तारीफ है। वो गाउन पहनकर आई और विनय ने उसकी ओर देखकर कहा, आज आप बिल्कुल मेरी सास नहीं लगती। आप बहुत सुंदर हैं। लतिका को बरसों बाद किसी ने सुंदर कहा था, वो भी ऐसे अंदाज में जिससे सीने में हलचल मचने लगी। उस रात विनय पलंग पर ही सोया और आधी रात जब लतिका की आंख खुली तो देखा कि विनय बहुत पास आ गया था। चादर भी एक हो चुकी थी। उसे अचानक बेचैनी हुई, लेकिन जब खिसकने लगी तो कमर का दर्द जाग गया और वो हल्की सी सिसकारी ले बैठी। विनय जागा, उसका हाथ थामा और कहा, आप सो नहीं पाती ना जब दर्द होता है। मुझे सेवा करने दीजिए, आप माँ भी हैं और उससे कहीं ज्यादा कुछ बहुत नर्म। उसने बाम निकाला और धीरे धीरे उसकी कमर पर लगाना शुरू किया। हाथ स्थिर थे मगर स्पर्श भारी। लतिका का शरीर पत्थर हो गया था। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी।
जब बाम की ठंडक उसके अंदर उतर रही थी, तब विनय की उंगलियों की गर्मी उसे झुलसा रही थी। अगले दिन लतिका ने खुद को शीशे में देखा और मुस्कुराई। बरसों बाद लगा कि वो अब भी एक औरत है। पर वहीं रूपाली और विनय के भी झगड़े बढ़ते गए और एक दिन लतिका ने सुना कि रूपाली कह रही थी, अब तो माँ मुझसे ज्यादा तुम्हें पसंद करती हैं और मैं झूठा गर्व का बहाना कर करके थक गई हूं। जल्दी से संपत्ति का नाम अपने ऊपर करवाओ, नहीं तो सब बहू के हिस्से में चला जाएगा। लतिका स्तब्ध रह गई। जिस बेटी को वो घर की जान मानती थी, वो ही उन्हें छल रही थी। उन्होंने वकील बुलाया और उसी दिन वसीयत बना दी, जिसमें लिखा था, जो मेरी सेवा करेगा वही मेरी दौलत का अधिकारी होगा। बेटे और बहू को बुला लिया और जब बहू लौटी तो उसने कुछ नहीं पूछा, बस पहले की तरह चुपचाप काम में लग गई। रसोई संभाली, लतिका की दवाइयां चुपचाप अलमारी में रख दी और रात को उनके पांव दबाने लगी। रूपाली ने चिढ़कर कहा, अब आप बहू को बेटी बना ले, मैं जा रही हूं। लतिका ने कहा, बहू बनकर जिसने बेटी से ज्यादा किया, अब वही मेरी बेटी है, और बेटी बनकर जिसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, वो अब मेरे लिए कोई नहीं। विनय रात को फिर उनके कमरे में आया, लेकिन इस बार लतिका ने कहा, तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे और मैं सिर्फ इसलिए बह गई क्योंकि मुझे सालों बाद किसी के हाथों की गर्माहट चाहिए थी, लेकिन अब नहीं। विनय कुछ नहीं बोला और चुपचाप बाहर चला गया। लतिका को अब एहसास हो गया था, जो भावनाएं उसे प्रेम जैसी लगी थी, वो दरअसल उसके अकेलेपन की जमी हुई परतें थीं, जिन्हें किसी ने हल्का सा छुआ था और वो पिघल गई थीं। अब वो फिर से मजबूत हो चुकी थीं। उन्होंने अपने बेटे और बहू के हाथ में चाय का कप पकड़ाया और कहा, अब ये घर तुम्हारा है और ये दिल भी। लतिका के जीवन में सब कुछ बदल चुका था। बहू लौट चुकी थी, बेटी और दामाद अब उनके घर से बाहर थे और घर में फिर से एक सुकून लौट आया था। बहू ने कोई सवाल नहीं किया, कोई ताना नहीं मारा, बस चुपचाप वही प्यार, वही सेवा फिर से देने लगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बेटे का आना जाना कम था, लेकिन बहू और लतिका के बीच एक नई समझदारी बन चुकी थी। मगर लतिका के भीतर अब भी कुछ ऐसा था जो शांत नहीं हो पा रहा था। एक भाव जो तब से जागा था जब विनय की उंगलियों ने उसकी कमर छुई थी, जब आधी रात उनकी सांसें पास थीं और जब उसने कहा था, आप सिर्फ सास नहीं हैं, आप बहुत खास हैं। वो पल बीत चुके थे, लेकिन लतिका के भीतर की हलचल अभी थमी नहीं थी। दिन बीतते गए, बहू पूरे मन से घर संभालने लगी, लेकिन एक दिन अचानक दरवाजे पर विनय खड़ा था। अकेला, सूट में, संयमित चेहरा, हाथ में एक दस्तावेज। सासू मां, उसने कहा, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। मैंने जीवन में बहुत गलतियां की। रूपाली और मैं अब अलग हो चुके हैं। उसने मुझसे अलग होने का फैसला किया है। अब मैं अकेला हूं और शायद इसी में मेरी भलाई है। लतिका चुप रही। वो उसे देखने लगी, वही चेहरा जो कभी उन्हें भ्रमित कर चुका था, लेकिन आज उसमें दिख रही थी पछतावे की परिपक्वता। विनय ने कहा, आप जो हैं, जैसी हैं, आपसे जीवन में मैंने पहली बार सच्चा अपनापन पाया था। अब मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपसे क्षमा। लतिका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, विनय, क्या तुम सच में बदल गए हो? विनय ने सिर झुका दिया और कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि भावनाओं से खेलना आसान है, लेकिन उनसे दूर रहकर जीना सबसे कठिन। वो दिन गुजर गया, लेकिन उस रात लतिका सो नहीं पाई। उसने अपने अकेलेपन को जितना दबाया था, अब वो उतना ही खुलने लगा। उसने खुद से पूछा, क्या औरत होने की इच्छा सिर्फ जवान उम्र में होती है? क्या स्नेह, सुरक्षा और प्रेम की जरूरत सिर्फ बहुओं और बेटियों की होती है? क्या मेरे भीतर अब भी वो जज्बात नहीं है जो एक औरत को जीते हैं? वो खुद को नकारती रही, लेकिन अगले दिन जब विनय फिर से दरवाजे पर आया और कहा,
क्या मैं एक चाय बना दूं आपके लिए? तब उसने पहली बार खुद को रोकने नहीं दिया। अब विनय पहले जैसा नहीं था। अब वो हर छोटी बात में सम्मान दिखाता, हर नजर में सच्चाई और हर स्पर्श में संयम होता। उसने लतिका के लिए बाजार से दवाइयां लाई, उनके जूते साफ किए, उनका पुराना रेडियो ठीक करवाया। ये सब करने में उसे कोई शर्म नहीं थी। एक शाम जब बिजली चली गई तो दोनों मोमबत्ती की हल्की रोशनी में बैठे थे। विनय ने कहा, आप जब चुप रहती हैं तब भी बहुत कुछ बोलती हैं। आपके चेहरे की रेखाएं कहती हैं कि आप सब कुछ सह चुकी हैं, लेकिन खुद के लिए कभी कुछ मांगा नहीं। लतिका ने कांपते हुए हाथ से उसकी उंगलियां थामी और कहा, अब मांगना चाहती हूं। अब मैं खुद से भागना नहीं चाहती। विनय ने उसकी तरफ देखा। वो कोई जवान स्त्री नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी गरिमा थी जो युवा त्वचा से कहीं ज्यादा मोहक थी। उसने धीरे से कहा, मैं अब आपका दामाद नहीं हूं लतिका जी। मैं अब सिर्फ वो आदमी हूं जिसे आप चाहें तो अपना बना सकती हैं। उस रात जब लतिका अपने कमरे में थी, उसने पहली बार अपने सारे गहने अलमारी से निकाले, खुद को शीशे में देखा और मुस्कुराई। उसने वही हल्का गुलाबी गाउन निकाला जो वर्षों से उसने नहीं पहना था। और जब कमरे में विनय दाखिल हुआ तब वो चौंक गया। उसके होंठ कांप रहे थे। वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन लतिका ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, आज कोई रिश्ता नहीं, ना सास ना दामाद, बस मैं और तुम। विनय ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके माथे पर होंठ रख दिए और दोनों चुपचाप एक दूसरे के पास बैठे रहे। उस रात कोई शरीर एक नहीं हुआ, लेकिन मन से जो बांध बना वो जिंदगी भर का था। लतिका को पहली बार लगा वो अधूरी नहीं है। वो औरत है जिसकी उम्र चाहे जितनी हो, उसे प्रेम, अपनापन और एक साथी की जरूरत होती है। अब लतिका का जीवन फिर से शुरू हो रहा था। उस उम्र में जहां लोग दुनिया से मुंह मोड़ लेते हैं, उसने पहली बार खुद की तरफ देखा और पाया कि जिस प्रेम को वो पाप समझती थी, वो तो उसका जीवन का अधिकार था। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।